हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो अगेन। हम सबसे पहले आज वैदिक संस्कृति पढ़ेंगे और ये पार्ट 1 समझ लीजिए, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट्स में हम आर्य संस्कृति का प्रशासन और उसकी एक सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में बात करेंगे। यहाँ हम अपनी एक पृष्ठभूमि दिखा रहे हैं कि वैदिक संस्कृति में क्या क्या है, और इसमें हम वेदों की बात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे आर्यों के बारे में, क्योंकि आर्यों के कारण ही वेदों की रचना हुई है। मतलब आर्यों के द्वारा ही वेद संस्कृति आई है, क्योंकि उन्हीं के जो ग्रंथ हैं वही पढ़े गए हैं। अभी तक सिंधु सभ्यता के जो ग्रंथ थे वो अभी तक पढ़े नहीं गए हैं। इस कारण से वेदों की रचना का जो श्रेय जाता है वो आर्यों को जाता है। हम देखते हैं आर्य कोई एक जाति नहीं है, वो एक गुण है। गुणवाचक एक शब्द है जिसका क्या अर्थ होता है? श्रेष्ठ या उत्तम। ठीक है, और ऋग्वेद में यहाँ आर्य शब्द का 33 बार उल्लेख है। ठीक है, अब हम देखते हैं वैदिक जो संस्कृति है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल हम इसको क्यों नाम दे रहे हैं? ऋग्वैदिक इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इस काल में ऋग्वैदिक सिर्फ वेद की रचना हुई थी, और उत्तर वैदिक काल में ये हमारे जो 3 वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, इन तीनों वेद की उत्तर वैदिक कालों में रचना हुई थी, जिस कारण से इस तरीके से बांटा गया है। अब इसका कार्यकाल क्या है? 1500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व, और उत्तर वैदिक का कार्यकाल क्या है? 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे वेद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान। ठीक है, ऋग्वेद जो है उसमें वेदों की रचना हुई है। मतलब ऋग्वेद में सर्वप्रथम जो ग्रंथ है, अभी हमने बात की, वो कौन है? ऋग्वेद। ठीक है, वैदिक संस्कृति के निर्माता किसे माना जाता है? अभी आर्य, जो कि अभी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम देखेंगे सिंधु सभ्यता, जो कि नगरीय सभ्यता थी। वहीं इसके कन्वर्सली अपोजिट कौन सी है? वैदिक सभ्यता, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता है। इसमें पशुपालन प्रारंभिक रूप में, जब हम वैदिक और उत्तर वैदिक पढ़ेंगे तो इसमें जब प्रारंभिक ऋग्वैदिक काल की बात करेंगे तो प्रारंभिक में पशुपालन इनके लिए मतलब एक प्राथमिक कार्य था, और कृषि इनके लिए गौण कार्य था। ठीक है, लेकिन जब हम वहीं उत्तर वैदिक काल में आएंगे तो वहीं इनके लिए कृषि प्रमुख हो जाएगी और पशुचारण इनके लिए दूसरा साधन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके साक्ष्य कौन कौन से हैं। मतलब कि बोगज कोई एक अभिलेख है, इसके बारे में हमें पहले भी नेट में क्वेश्चन मिल चुका है। वो कैसा क्वेश्चन था वो मैं अभी आपको बताऊंगी। बोगज कोई अभिलेख 1400 ईस्वी पूर्व, मतलब ईस्वी की समथिंग, एशिया माइनर जो एक जगह है, कहाँ है ये? बैक्टीरिया समझो। इसमें क्या है? इसमें हमारे जो वैदिक देवता हैं उन देवताओं में से 4 देवताओं का उल्लेख है। वो कौन कौन से हैं? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। क्या है, कभी कभी इनका सीक्वेंस भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन नहीं है या इनमें से कौन था, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है। इसलिए चारों आप याद कर लीजिएगा, ये बेटर रहेगा। फिर इसी के अनुमान से कुछ मतलब कि कुछ विद्वानों ने बोला है कि आर्य जो हैं ईरान से होकर आए थे। अब बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग अपना मत दिया है कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था। उसी के प्रोस्पेक्ट में हम देखते हैं कौन कौन से मत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हमें याद कर लेने बहुत ज़्यादा चाहिए। अब देखते हैं मध्य एशिया से कौन कहता है कि आर्य आए थे, तो ये है मैक्स मूलर। ठीक है, मैक्स मूलर का मान बहुत ज़्यादा माना भी जाता है कि मध्य एशिया से होकर आर्य आए थे, क्योंकि जैसे ये बोगज कोई अभिलेख और बहुत सारे अभिलेख हैं, उसके एविडेंस पे ये प्रूफ भी होता है कि मध्य एशिया से ही शायद बैक्टीरिया से ही आर्यों का आगमन हुआ था। अब उत्तरी ध्रुव, ये वाला है, ये तिलक, हमारे ये बाल गंगाधर तिलक हैं, इनका मानना है कि ये उत्तरी ध्रुव से आर्यों का आगमन हुआ था। इनकी एक पुस्तक भी है उत्तरी ध्रुव से लेकर कि आर्यों का आगमन, इन्होंने माना है कि उत्तरी ध्रुव से आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, अब एक अविनाश चंद्र दास, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी का मानना है कि सप्त सिंध प्रदेश से आर्यों का आगमन हुआ है। वहीं तिब्बत से हमारे दयानंद सरस्वती जी, इनका मानना है कि आर्यों का आगमन तिब्बत से हुआ है। वहीं गंगानाथ झा जो हैं हमारे, यदि आपको प्रॉपर ना दिख रहा हो तो मैं बार बार रिपीट करके बता रही हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो जो गंगानाथ झा हैं उनका मानना है कि आर्यों का आगमन ब्रह्मर्षि देश से हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जहाँ जहाँ आपको ना समझ में आया हो और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमें नोट करना चाहिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
और बेटर होगा कि आप अपने नोट्स खुद ही बना लें। मेरे साथ अपने रनिंग नोट्स बनाते चले, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसी तरीके से आप बना लें, डीप लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे को प्रॉपरली आप ध्यान से सुनते जाएं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं वेदों से। अब हम क्या है, वेदों को, ये चारों वेदों को जब हम कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम ऋग्वैदिक काल की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन वो हम पार्ट वाइज बात करेंगे। क्योंकि सबसे पहले हम यदि हम ऋग्वेद को डीपली लेंगे, और वो भी नेट और सेट के प्रोस्पेक्ट में, तो वो लंबा तो जाएगा। और आपको नोट बनाते जाना है, नोट करते जाना है, और शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, जिससे आपको मतलब रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम ना लगे। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक काल की, मतलब ऋग्वेद की। और इसमें क्या है, ये ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत भी पढ़ा जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ब्राह्मण साहित्य के अंतर्गत ही तो ऋग्वेद आ रहा है। ठीक है, अब वेद का अर्थ क्या होता है, ये संस्कृत के विद शब्द से बना होता है, ये विद, और जिसका अर्थ होता है जानना। ठीक है, और इसके संकलनकर्ता कौन माने जाते हैं, वेद व्यास जी माने जाते हैं, हमारे कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी। ठीक है, और वेदों को अपौरुषेय क्यों कहते हैं, और इसका एक अन्य नाम भी है श्रुति साहित्य, क्योंकि इसकी जो मानी जाती है कि रचना, इसकी रचना स्वयं भगवान ने की है, ना कि किसी इंसान ने, मतलब ना कि किसी पुरुष ने। इसी के कारण इसे अपौरुषेय कहते हैं। और श्रुति साहित्य इसको क्यों नाम दे रहे हैं हम, क्योंकि इसकी जब मतलब कि रचना हुई थी, तो किसी ने इसको मतलब लिखा नहीं था, बल्कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी हम स्रोत के, मतलब एक बोलता था और दूसरा सुनता था, बोलता था दूसरा सुनता था, तो इसी तरह से ट्रांसफ़र होती गई, और ना कि किसी ने रचना की। फिर किसी एक काल में जाकर किसी ने रचना की। ठीक है, संकलन किया मतलब, और किसने किया, वो वेद व्यास जी ने किया, इसीलिए इसे श्रुति साहित्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और चारों वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, और जो अर्थवेद और ऋग्वेद, इनको संहिता के नाम से जाना जाता है। मतलब इन चारों को एक साथ संहिता के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, और ऋचाओं मतलब इसका अर्थ क्या है। अब ऋग्वेद का एक अर्थ भी पूछा जाता है, मतलब पूछ लेते हैं क्वेश्चन में कि ऋग्वेद का अर्थ क्या होता है, तो ऋचाओं में बद्ध। ठीक है, एक अर्थ तो ये होता है, और इसके अंतर्गत होता क्या है, इसमें देवों की स्तुति के लिए ये मतलब इसमें महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद में खासकर देवों की स्तुति का वर्णन है। ठीक है, और ऋक, एक अलग ही ऋग्वेद में ऋक जो शब्द है, उसका अर्थ क्या है, छंदों और चरणों से मंत्र। ठीक है, छंदों और चरणों से युक्त मंत्र, मतलब कि इसमें छंद और चरण से युक्त मंत्र जो है, देवों की स्तुति के लिए गाया जा रहा है। ठीक है, इसमें इसके अंतर्गत क्या है, 10 मंडल है, और 1028 सूक्त हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 इसके अंतर्गत मंत्र आते हैं। ठीक है, इसमें 3 पाठ हैं, कौन कौन से हैं, वो साकल, बालकिल्य और बासकल। ठीक है, इसके अंतर्गत ये 3 हैं, जो कि वर्तमान में सिर्फ साकल उपस्थित है, और ये सब अभी मतलब साक्ष्य के तौर पर अभी उपस्थित नहीं है, मतलब हमें मिले ही नहीं है। और इसमें 5 शाखाएं हैं, कौन कौन सी हैं, साकल, बासकल, ये आस्बलायन, यदि आपको सही से नहीं दिख रहा हो एक बार फिर मैं लिख देती हूँ, अश्वलायन, सांखायन, और ये मांडूक्य। यदि प्रॉपर नहीं दिख रहा तो मैं फिर से लिख देती हूँ, ये मांडूक्य। ठीक है, इसमें साकल ही उपस्थित है, साकल संहिता ही अभी वर्तमान में उपस्थित है, बाकी सोर्स जो हैं वो गायब हो चुके हैं, क्योंकि ये बहुत पुरानी बात है। ठीक है, हाँ, इसके पुजारी जो होते हैं, जो ऋग्वैदिक काल के पुजारी या पुरोहित जो होते हैं, उनको होत्र बोला जाता है। ठीक है, होत्र। अब इसमें क्या है, जो 10 मंडल हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। तो जिसमें पहला मंडल जो है, उसकी रचना किसने की थी, अंगिरा ऋषि ने। ये जो मैं बोलते जा रही हूँ, आपको हल्के में नहीं लेना है, इनके बारे में भी पूछ लेते हैं, और इसकी विषय वस्तु भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इस मंडलों में क्या है, जो 10 मंडल हैं, उसमें जो पहला और 10वां मंडल है, वो सबसे ज़्यादा नए मंडल हैं। ठीक है, मतलब इनको सबसे बाद में जोड़ा गया है, और जिसमें 2 और 7 जो मंडल हैं, 2 और 7 या 2 से 7 भी बोल सकते हैं, ये सबसे प्राचीन मंडल हैं, और इन्हीं मंडलों को हम वेद मंडल या वंश मंडल
या ऋषि मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इनमें अपन को कंफ्यूज नहीं होना है। और खासकर ये बहुत प्राचीन है, इसीलिए इनके कभी कभी की इनकी रचना किसने की थी, दूसरे मंडल की रचना किसने की थी या तीसरे मंडल में किसने की थी, तो हम ये लिख लेते हैं जिससे कि आप याद करें। ठीक है, दूसरे मंडल की जो रचनाकार हैं वो है भातगर। मैं आपको लिखते जा रही हूँ, ये आप नोट करते जाना। ठीक है, तीसरे के हैं विश्वामित्र। आपने ये पढ़ा होगा कि गायत्री मंत्र हमारे तीसरे मंडल में है, तो इसकी रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने। इसे आपको याद रहेगा, ये भातगर बनेंगे।